गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। बच्चों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति का 5th पार्ट करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने जाना था कि जो नेशनल असेंबली है, ठीक है, वो भी खत्म कर दी गई है। अब नेशनल कन्वेंशन बन गया है। ओके, तो नेशनल कन्वेंशन ने अब क्या किया है ये देखेंगे, ठीक है, और किस तरीके से नेपोलियन की एंट्री होती है इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1794 से 99 का जो पीरियड रहा था उसको उदार गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का जो उत्तरदायित्व दिया वो दिया 5 सदस्य जो थे, 5 सदस्यों का एक निदेशक मंडल बनाया। इसको डायरेक्टरी भी कहते हैं, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाएगा डायरेक्टरी के रूल के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो लिखिए, ठीक है, या फिर निदेशक मंडल के टाइम पर कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी वो लिखिए। तो दोनों ही आपको ये याद रखनी है। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो कि 1795 से 1799 तक चला। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित था, ठीक है, और कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो ये क्यों था ऐसा, कठिनाइयों से क्यों भरा हुआ था? क्योंकि जो इसके लोग थे ना, एक तो करप्ट थे, ठीक है ना, भ्रष्ट थे वो। संचालक मंडल को सशस्त्र, जो ये संचालक मंडल है इसको जो सशस्त्र सेना के नियंत्रण के लिए, सेना के अध्यक्षों को नियुक्त करने के लिए, और फ्रांस में अगर युद्ध करने के जो अधिकार हैं वो इनको दे दिए गए थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य जो थे वो अनुभवहीन थे, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे, ठीक है। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली हुई थी, जैसे कि बेकारी, मतलब कि रोजगार बहुत कम था, रोजगार था ही नहीं एक तरीके से। अगर लोग काम नहीं करेंगे, उनके पास जॉब नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तो वो खाएंगे कहाँ से? तो एक असंतोष फैलता है और जो सरकार होती है उस टाइम पे उसके खिलाफ भी रोष बढ़ता है। व्यापार ठप पड़ गया था, विदेशी नीति भी कमजोर थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश में और अंदर और बाहर दोनों जगह शांति को स्थापित कर सके, विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम आते हैं। इन्होंने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया, अतः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए, अब क्या होता है, नेपोलियन जब आते हैं तो इनका जो दौर रहता है वो रहता है 1799 से 1814 तक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने दोबारा पुण्य राजतंत्र की ओर, अभी तो क्या था, गणतंत्र था, ठीक है ना, मुश्किल से तो लड़ भिड़ के इन्होंने राजतंत्र को खत्म किया था। लुई 16 का जो साम्राज्य था उसको खत्म किया था। अब जो है दोबारा से क्या आ जाता है, राजतंत्र आ जाता है। कौन लेकर आता है? नेपोलियन। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया, फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन ने साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत की। साम्राज्यवादी शासन का मतलब होता है कि पर्सन जो है ना एक जगह पे रुकता नहीं है। एक जगह पे रुकने का मतलब है कि वो अपने राज्य का विस्तार करने पे लगा ही रहता है युद्ध करके। तो सेम इसी तरीके से नेपोलियन ने किया, अपनी विजय अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया, ठीक है। भूगोल कब बदला जाएगा? फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का कोई पार्ट है, अभी वो उस देश के अंदर आता है, किसी और ने जीत लिया तो वो जिसने जीता है उस देश के अंदर आने लगेगा। तो इस तरीके से भूगोल बदल जाएगा, ठीक है। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वहां की सर्दियां जो हैं बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से कहते हैं बहुत ही हार्मफुल हैं, बहुत ही ज्यादा सीवियर होती हैं। सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपोलियन का पतन कहाँ से शुरू हुआ था, तो रूस पे जब उसने आक्रमण किया था 1812 में, यहाँ से उसका पतन शुरू हुआ था। वाटरलू के युद्ध में ये हार जाते हैं और इनको सेंट हेलेना में बंदी बना लिया जाता है। 18 जून 1815 में ये वाटरलू के युद्ध में हारते हैं और इनको सेंट हेलेना में बंदी बना लेते हैं। 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके द्वारा जो कार्य किया गया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो था इनका, नेपोलियन संहिता जो थी, नेपोलियन संहिता, ठीक है, फ्रांस की सिविल नेपोलियन संहिता 1804 में फ्रांस में लागू की गई थी। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया है। तो इस संहिता के द्वारा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हंस क्यों रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी आई हुई है एंड तो वो बाहर से दरवाजे से बार बार आवाज लग रही है। शायद उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे हंसी आ रही है कि उनको पता है कि मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया कि कोई अंदर ना आए, दैट्स व्हाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे।
जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए गए, यानी कि ऐसा होता है ना कि भाई राजा का बेटा है या फिर किसी अमीर का बेटा है या फिर किसी ऑफिसर का बेटा है, उस आधार पर जॉब मिल जाएगी, ये चीज बंद कर दी गई। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस मतलब सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि धर्म की जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिस भी देश में ये वाली स्वतंत्रता होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे अपना देश है कि भाई आप कोई भी धर्म अपनाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई एक धर्म नहीं अपनाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी एक धर्म को फॉलो करती हूँ। मुझे जिस भी धर्म की जो भी चीज़ अच्छी लगती है, मुझे वो फॉलो करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक स्वतंत्रता देना, ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया योगदान था नेपोलियन का उस टाइम में, ठीक है, 1799 के टाइम में, ठीक है। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए छोटे किसान जो थे नेपोलियन के समर्थक बन गए। इवन नेपोलियन ने खुद कहा था कि जो मेरी संहिता है ना, वही मेरा सबसे बड़ा योगदान है। मैंने जो युद्ध लड़े हैं, 40 युद्ध लड़े हैं, वो मेरा इतना बड़ा योगदान नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयां थी? डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली हुई थी, जैसे बेरोजगारी, व्यापार ठप होना, बार बार युद्ध की समस्या आदि। विदेशी नीति कमजोर थी। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश को अंदर और बाहर से सुरक्षित कर शांति स्थापित कर दे, विदेशी शक्तियां परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस में सम्मान हासिल किया और शासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है? नेपोलियन संहिता ने जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार जो थे उनको बंद कर दिया। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई। खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानून के समक्ष सबकी समानता का सिद्धांत लागू किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? नेपोलियन संहिता में दिए गए प्रावधानों में मुझे सबसे ज्यादा धर्म की स्वतंत्रता, जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद करना महत्वपूर्ण लगा। तो पूछा गया है क्यों? मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता मानव के अंदरूनी विकास के लिए जरूरी होती है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार बंद करने से सभी लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कोई ऑफिसर है, अगर बार बार उसी का बेटा ऑफिसर बनता रहेगा तो जो और भी बंदा आसपास हो सकता है टैलेंटेड हो, और होते भी हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। ये दोनों ही मुझे प्रावधान अच्छे लगे। जो प्रावधान आपको अच्छे लगे हों तो वो लिख सकते हो आप लोग। ओके बच्चों, अभी देखो, और दूसरा जो धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता मुझे काफी अच्छा लगता है जिस भी देश में ये होता है। जैसे अपने देश में है, जब मैं छोटी थी, काफी छोटी थी, तो घर में मूर्ति पूजा होती थी, तो मैं भी काफी ज्यादा मतलब मूर्ति पूजा करती थी। और आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट करना, बहुत ही ज़्यादा पूजा करना, ऐसा ऐसा वाला रहता था। लेकिन थोड़ा बड़े हुए फिर लॉजिकली कुछ कुछ चीज़ों को लगा कि ठीक है भाई, ये चीज़ें शायद मुझे नहीं लगती हैं ठीक। तो मेरा ये पर्सनल है, मतलब मेरा ये पर्सनल है। अभी भी घर में सेम है, सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो अपना धर्म की स्वतंत्रता एटलीस्ट होना जरूरी है। हो सकता है मुझे किसी धर्म की कोई बात अच्छी लगे, किसी धर्म की कोई बात अच्छी लगे, और मैं सभी धर्मों को मिला के मतलब जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है मैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है, ये जो प्रावधान था, ये मुझे काफी अच्छा लगा था। तो आप अपने व्यू रख सकते हैं जो भी प्रावधान इनके अलावा आपको अच्छे लगते हों, ठीक है। बाकी आप इसमें भी मतलब बता सकते हैं कि कौन सा प्रावधान आपको अच्छा क्यों लगा, ठीक है, क्यों भी बताना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक पता ही है। तो बच्चा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर लेना। वहीं से मैं सबसे पहले वीडियो डालती हूँ, वहीं आपको बताती हूँ कि हाँ भाई लाइव किस टाइम आना है, लाइव का टाइम क्या रहेगा, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं 6 to 10। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।